नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट? तो आज 17 फरवरी और 17 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे ताज महोत्सव। ताज महोत्सव मनाने की शुरुआत होती है 1992 से। 1992 से ताज महोत्सव बनाने की शुरुआत होती है और 2024 तक आते आते इसका 32वां संस्करण है। और आज 17 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक 10 दिवसीय ताज महोत्सव का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जो यूपी में आगरा और आगरा में ताजमहल, जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और इसकी शुरुआत हो रही है आज से, आज 17 फरवरी को। अब जानते हैं ताज महोत्सव की प्रासंगिकता क्या है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है। 1992 से इसकी शुरुआत होती है और विश्व पटल के ऊपर ताज जो है वो अपने आप में उसकी खूबसूरती है वो देखने लायक है। वैसे देखा जाए तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है कौन सा? ताज महोत्सव। अब इसकी शुरुआत के बारे में आपको बता चुका हूं और अब बात करते हैं कि 17 फरवरी को जो आज इसकी शुरुआत होने वाली है, इसकी शुरुआत कब और कहां से होगी। तो इसकी शुरुआत जो होने वाली है वो होने वाली है मथुरा की ब्रिज होली से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद में सूर सागर, जहां पर मीरा नृत्य नाटिका से इसकी शुरुआत होने वाली है। और शुरुआत का जो समय है वो कौन सा? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से विधिवत इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद में 10 दिवस तक चलने वाला ये प्रोग्राम है, जो देश विदेश के पर्यटक इसके अंदर काफी संख्या में भाग लेंगे। वैसे देखा जाए इसके विशेष आकर्षण कौन कौन से होने वाले हैं, तो उसके अंदर पहले देखा जाए कि हॉट बैलून राइड इस बार का सबसे बड़ा अगर कोई आकर्षण होने वाला है, जिसके अंदर ताज के दीदार इस बैलून हॉट के माध्यम से कराए जाने वाले हैं। किसकी वजह से? पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की शुरुआत की गई है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें वहां पे करी जा रही हैं, इसके बारे में भी करेंगे बात। तो देखते हैं, सारे के सारे जो प्रोग्राम होंगे वो शाम को 5:30 बजे से लेकर के 5:30 से लेकर के और 10 बजे तक के सारे प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। अब बात करते हैं एंट्री फीस इसके अंदर क्या होगी? 50 रुपए एंट्री फीस होगी। और किसके लिए होगी? 5.5 साल से लेकर के और ऊपर तक के जो लोग हैं उनके लिए एंट्री फीस कितनी रखी गई है? 50 रुपए। इसके अलावा बात करते हैं विदेशी पर्यटकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क इसकी राशि ली जाएगी। किससे? विदेशी पर्यटकों से। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसके अंदर यमुना नदी जो यूपी में बहती है और आगरा के पास भी, और उसी के मुहाने पर ताजमहल भी वहीं पे स्थित है। तो यमुना नदी के जितने भी जो तट है वहां पे महाआरती से इसकी शुरुआत करी जाएगी। तो ताज अपने लिए अनूठा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसके अंदर कव्वाली, उसके अलावा बहुत सारे नृत्य, जिसके अंदर कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ब्रिज होली और बहुत सारे लोक नृत्य यहां पे पेश करे जाएंगे। इसके अलावा बॉलीवुड नाइट्स भी होंगी, गजल होगी, कव्वाली होंगी और साथ साथ में स्टैंडिंग कॉमेडी शो। तो कह सकते हैं कि मनोरंजन से भरपूर ताज महोत्सव जो 17 से लेकर के 17 फरवरी तक चलने वाला है आगरा के अंदर, हम सब लोगों को पहले से विदित, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है, हर साल किया जाता है। और बात करते हैं कि इसकी शुरुआत, जिसका मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया था, 1992 से इसकी शुरुआत होती है, 32वां संस्करण है 2024 तक आते आते। तो चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कोमेरो वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ये रेलवे स्टेशन कहां पर है? इस रेलवे स्टेशन का जो राज्य है वो है कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर
अभी हाल ही के अंदर पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी तथा मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। अब बात करते हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है। कोमेरावेली रेलवे स्टेशन जो है, वहां पे कोमेरावेली के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर, और जहां पर लगभग देश के 25 लाख यात्री हर साल यहां पे इस प्रसिद्ध मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं, और उसी के लिए एक रेलवे स्टेशन की काफी लंबे समय से इस प्रकार की आवश्यकता महसूस करी जा रही थी, और इसी के उद्देश्य के लिए कोमेरावेली रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रखी गई है। और किसका संबंध है? इसका संबंध है भारत के तेलंगाना राज्य से। वैसे देखा जाए तो ये 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हो जाती है, और भारत का ये 29वां राज्य बनता है। हाल ही के अंदर तेलंगाना इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि प्रजापालनम एक योजना जो तेलंगाना सरकार की जितनी जो कह सकते हैं सुरक्षा गारंटी, सामाजिक गारंटी, उनमें से एक उसकी शुरुआत भी अभी कहां पे की गई? वो भी यहीं पे की गई थी। इसके अलावा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए बसों के अंदर फ्री यात्रा कराने वाला अगर कोई राज्य बनता है, वो भी कौन सा बनता है? तेलंगाना राज्य बनता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य फैक्ट्स जानते हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है कौन सा? तेलंगाना। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य फैक्ट्स की। केंद्रीय मंत्री पर्यटन किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने इसकी आधारशिला रखी है। राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमेरावेली रेलवे स्टेशन पर इसकी आधारशिला रखी गई। कोमेरावेली गांव के जो प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर देश कर सकते हैं देश या विदेश से लगभग 1 साल के अंदर 25 लाख लोगों के आसपास के यहाँ के लोग यात्रा यहाँ पे करते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के उद्देश्य से। अब बात करते हैं प्रजापालनम योजना, जो तेलंगाना सरकार की गारंटी योजनाओं में से एक थी। अभी हाल के अंदर एक ऐसा राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना ही बना, जिसके अंदर विधानसभा के अंदर हुक्का बार या कह सकते हैं तंबाकू सेवन के लिए एक विशेष प्रकार का बिल भी लाया गया, जिसके अंदर इसके रोकथाम के बहुत सारे उपाय भी यहाँ पे करे गए। इस प्रकार की चर्चा भी विधानसभा में की गई। ऐसा पहला राज्य अगर कोई दक्षिण में कोई बनता है, उस राज्य का नाम भी कौन सा है? तेलंगाना है। अब बात करते हैं कि तेलंगाना बुनियादी इंटरनेट के अधिकार के लिए भी इस प्रकार का एक बिल लेकर के आया है, वो भी कौन सा? तेलंगाना ही लेके आया है। अब बात करते हैं कि अभी विदेश के अंदर जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल डेस्क की व्यवस्था करने वाला, स्थापित करने वाला राज्य बनता है कौन? वो भी तेलंगाना ही बनता है। तेलंगाना स्माइल एक्स प्रोग्राम अभी वर्तमान में चलाया गया है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो क्या है, खाना बदोश है, और जिनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया है किसमें? नवजात गृहों में, उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी तेलंगाना ही राज्य बना है। अगर तेलंगाना राज्य की अगर राजधानी की बात करी जाए तो उसकी राज्य की राजधानी है वो हैदराबाद है। तो चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया? वैसे देखा जाए कि नवाचारों की जिस प्रकार होड़ लगी हुई है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न जितने भी प्रकार के राज्यों के अंदर जो आईआईटीज है वो अपना योगदान बखूबी से निभा रही हैं। अलग अलग राज्यों के साथ की बात भी कर सकते हैं या केंद्र सरकार के साथ में भी उनका सहयोग अपने आप में एक अनूठा है। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू के एक वैज्ञानिक, उन्होंने इस प्रकार का एक एंटी ड्रोन सिस्टम इजाद किया है, जिसके द्वारा हम सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जहां पे हम सीमा रेखा की चौकसी बड़े आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी आईआईटीज और हैं जिन्होंने इस प्रकार के नवाचार करे हैं, जिसके अंदर अभी करते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने भारतीय नेवी के साथ में उन्नत टेक्नोलॉजी आधारित इस प्रकार का एक एमओयू किया है। वो किसके साथ में किया है? कानपुर आईआईटी ने नेवी के साथ में किया है। हाल ही के अंदर आईआईटी रोपड़ ने भी एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है कौन सा? टेंटलम, उसकी खोज किसने करी? सतलज नदी का किनारा जो पंजाब में स्थित है, वहां पे इसकी खोज करी। अब टेंटलम किस काम के लिए यूज आता है? तो चिप इंडस्ट्री में कह सकते हैं, और ईवी व्हीकल्स के अंदर आने वाला ये बखूबी एक अच्छा कह सकते हैं और दुर्लभ धातु है, उसकी खोज किसने करी? आईआईटी रोपड़ ने करी। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन टूल, ये क्या है? इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मद्रास आईआईटी के द्वारा इस प्रकार का एक
ट्रांसक्रिप्शन टूल इजाद किया गया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनको स्थानीय भाषा में पढ़ने का और सुनने का अवसर मिलेगा। ये किसने करा है? ये भी आईआईटी मद्रास ने करा है। अब बात करते हैं मद्रास। मद्रास ने देश ही नहीं अपितु विदेशों के अंदर भी अपने सेंटर खोलने की घोषणा करी है। और आंसर कौन सा होने वाला है? तंजानिया। तंजानिया और इससे पहले कौन सा था? श्रीलंका। उनके साथ में भी इस प्रकार के नवाचार के सेंटर करने की घोषणा करनी किसने करी है? वो भी मद्रास आईआईटी ने करी है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है कौन सा? आईआईटी जम्मू। क्या किया है इसने? साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास करने वाला जो आईआईटी है उसका कौन सा नाम है? आईआईटी जम्मू है। अब देख लेते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर करुणा नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का किया है निर्माण। क्या करने वाली होगी? साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक, इस नई एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत जो लगभग 4 लाख के आसपास आने वाली है, और इसके माध्यम से हम सीमा पार तक ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख पाएंगे अपनी सीमाओं को अक्षुण्ण बनाने के लिए। अब बात करते हैं, भारतीय नौसेना के साथ में आईआईटी कानपुर के साथ में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया है। अब बात करते हैं कि आईआईटी रोपड़ ने दुर्लभ धातु टेंटलम धातु की जो खोज की, इसका भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन नई बात यह कि केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नई कड़ी इंडिया आउटलेट का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो हमने ये देखा इस प्रश्न के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे आईआईटीज हैं जो अलग अलग नवाचारों के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु विदेशों को भी क्या कर रहे हैं? लाभान्वित कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है इस प्रश्न का वो कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है आईआईटी जम्मू। चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? ये क्या है योजना? महिलाओं को केंद्रित करने के लिए महिला सशक्तिकरण का दूसरा अनूठा एक प्रोग्राम। शुरुआत होती है इसकी 2019 से इसकी शुरुआत होती है, और उस समय जो राशि दी जाती थी वो दी जाती थी कितनी? 15,000। अब कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया बढ़ा करके और 25,000 इसको कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर यूपी किस लिए चर्चाओं में बना हुआ था? ऑपरेशन राहतवाणी। ऑपरेशन राहतवाणी क्या है? ये आपात स्थितियों के अंदर समय से पहले सूचना प्रदान करने के लिए एक राहतवाणी प्रोग्राम चलाया गया है। दूसरा क्या है? एआईसीटी। अभी एआईसीटी के रूप में किसे नामांकित किया गया? लखनऊ, राज्य की राजधानी, वहां पे भी इस प्रकार का यह कार्यक्रम चलाया गया है। वैसे देखा जाए तो 57 ऐसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी यूपी ही बना है। इसके अलावा मथुरा से लेकर के ये, या यूं कहें कि आगरा से लेकर के मथुरा तक अगर हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी यूपी बना है। मथुरा के अंदर देश की पहली सैनिक स्कूल किसके लिए? लड़कियों के लिए। वो भी कहां स्थापित हो रही है? वो भी हो रही है यूपी के मथुरा में। तो हाल ही के अंदर मथुरा काफी चर्चाओं में, और इसके अलावा यूपी तो है ही है। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? 15 से लेकर के कितना हो गया? अभी 25,000 रुपए इसकी राशि जो है उसको बढ़ा करके कर दिया गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अप्रैल से प्रति लाभार्थी को सालाना अनुदान 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया जाएगा। 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक पहल है। सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ में भी इस प्रकार का एक समझौता किया। हालांकि ऑपरेशन राहतवाणी तो पहले से ही चला जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन राहतवाणी के अलावा जो आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ भी इस प्रकार का समझौता किया है। एआईसीटी लखनऊ है और ऑपरेशन राहतवाणी जो ऑलरेडी पहले से चला हुआ है। साइबर स्टेशन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वाराणसी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। अयोध्या हम सब लोगों को पहले से विदित कि 22 जनवरी को विशाल बड़ा आयोजन जो विश्व भर ने देखा। अयोध्या के अंदर एक इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि एक एयरपोर्ट बनता है और जिसका नाम वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, और सबसे ज्यादा अगर आबादी वाला अगर राज्य अगर भारत की बात करते हैं तो यूपी है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वो कहां पे हैं? वो भी यूपी में। और विधान परिषद वाला राज्य भी कौन सा है? वो यूपी है। अगर बात राज्यपाल की करते हैं तो जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, या कह सकते योगी आदित्यनाथ। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? जड़ने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अब बात करते हैं इनके इंटरनेशनल कैरियर की। 2007 में इनका पदार्पण होता है, ये डेब्यू करते हैं, और उसके बाद में लगातार वो क्रिकेट की ऊंचाइयों पे चढ़ते गए। वैसे देखा जाए तो तीनों क्रिकेट फॉर्मेट जो वर्तमान में T20, वनडे और टेस्ट,
इसके अंदर सबसे उम्रदराज शतक लगाने वाले भारतीय कैप्टन बने हैं, जिनका नाम क्या है? रोहित शर्मा। लगभग 36 साल से ऊपर इनकी क्या हो गई है? एज हो गई है। और ये हारपनमुल्ला खिलाड़ी हैं और छक्कों के लिए ये जाने जाते हैं। अभी हमने देखा कि 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ, जिसके अंदर भारत को उपविजेता बन करके संतोष करना पड़ा, उस पूरा जो विश्व कप खेला गया उसके अंदर भारत के कप्तान, जिनका नाम रोहित शर्मा, उन्होंने अपनी बखूबी पारियों की वजह से दर्शकों का दिल जीत लिया। अब देखते हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? रोहित शर्मा। इससे पहले कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड था? वो कौन थे? MS धोनी, जिनके पास में कितने? 211 छक्के। इसके बाद कौन से है? उनका नाम है विराट कोहली। तो नंबर 1 पे अभी आ गए हैं कौन से? रोहित शर्मा। नंबर 2 पे धोनी बने हुए हैं। नंबर 3 पे कौन से आ गए हैं? रोहित, अभी विराट कोहली। वैसे देखा जाए तो सौरव गांगुली चारों ही क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, और ये कप्तान भी चारों ही रहे हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की बात। रोहित शर्मा भारतीय कप्तान खिलाड़ी MS धोनी को इन्होंने पीछे छोड़ा। धोनी के कुल 211 छक्के थे, उसके बाद में विराट कोहली का नंबर आता है। और जबकि अभी वर्तमान में बेसबॉल टेस्ट सीरीज चल रही है, हम सब लोगों को पता कि 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है जो वर्तमान में भारत में खेली जा रही है, किसके खिलाफ खेली जा रही है? यह कह सकते हैं कौन खेल रहे हैं? तो इंग्लैंड और भारत दोनों खेल रहे हैं। और अभी तक उसके 2 मैच हो चुके हैं, जिसके अंदर 1-1 पे बराबरी पे है, और तीसरा मैच अभी वर्तमान में खेला जा रहा है। और उसी मैच के बाद ही इस प्रकार का रिकॉर्ड बना, क्योंकि इस मैच के अंदर जो टेस्ट की जो पहली पारी थी उसके अंदर क्या जड़ा? एक शानदार शतक। बात करते हैं कि हाल ही के अंदर 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी होने वाला है। कहां पे होगा आयोजन? 1 से लेकर के 29 जून को विश्व के अंदर अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों ऐसे देश जहां पे विश्व कप का आयोजन किया जाना है, 1 से लेकर के और 29 जून को। अब बात करते हैं कि इस बार जो है टाटा स्पॉन्सरशिप के लिए 2028 तक अपना का उपयोग करेगा और 2500 करोड़ रुपए की इसकी बोली लगाई, जिसके अंदर हर साल 500 करोड़ रुपए इसको पे करने होंगे। और अब बात करते हैं कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं, जिनका नाम रोहित शर्मा है। जानते हैं आज के सेशन का 5वां प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री ने BSC एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? अनुराग सिंह ठाकुर। क्या है ये खेल मंत्री है, और इन्होंने BSC का क्या किया है? उद्घाटन किया 2024 का। जान लेते हैं ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित इस प्रकार का 28वें सम्मेलन BSC एक्सपो 2024 का जो उद्घाटन किया वो किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। PM मोदी ने किस राज्य में वीर लंचित बरफुकन की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? असम। कब होगा यह अनावरण? यह होगा मार्च का पहला सप्ताह। स्थान कौन सा होगा? स्थान होगा जोरहाट। जोरहाट कहां पे है? जोरहाट है असम के अंदर। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को यह रिक्वेस्ट करी कि आप जो ये वीर लचित बरफुकन 125 फुट की जो प्रतिमा भी जो बनाएगी उसका अनावरण आप करें। अब ये क्या है? वीर लचित बरफुकन अहोम राज्य। अहोम राज्य हम सब लोगों को पहले से विदित कि अहोम राज्य का संबंध कहां से? असम से है, और वहां के सेनापति हैं, और वो अपनी सैन्य क्षमता और युद्ध का जो कौशल है उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उनका नाम क्या? वीर लचित बरफुकन, जिनकी शताब्दी जो है उसको मनाने के लिए इस प्रकार का ये बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? असम होने वाला है। वैसे देखा जाए तो असम हाल ही के दिनों में इसलिए भी चर्चा में बना हुआ कि काजी नींबू एक प्रकार का फल है जो नींबू जैसा ही होता है। इसको वर्तमान में, वो पहले से तो GI टैग तो उसको मिला हुआ ही था, और अभी उसको राजकीय फल का दर्जा भी मिला है असम राज्य का। वैसे देखा जाए तो असम के अंदर 40,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना टाटा ग्रुप ने भी वहां पे उसकी नींव रखी है। ऑपरेशन गुणोत्सव भी एक इस प्रकार का प्रोग्राम है जो स्कूली छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की पहल करने वाला राज्य कौन बना है? वो भी असम बना है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मुख्यमंत्री मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट के असीम में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित उन्होंने किया है। प्रसिद्ध अहोम राज्य के सेनापति वीर लचित बरफुकन की युद्ध प्रतिमा और अटूट नेतृत्व क्षमता के लिए इनको जाना जाता है। 24 नवंबर को इनका दिवस मनाया जाता है, और काजू नींबू हाल ही के अंदर असम के राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता मिली है। और इनका जो मुख्यमंत्री का नाम ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा है। जानते हैं आज के सेशन का 7वां प्रश्न।
सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत करी है? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस प्रकार की शुरुआत इसने किसने करी है? सिक्किम ने अभी करी है। इसके अंदर क्या होगा? आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देने का काम भी होगा। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए यह किया जाने वाला है। अब बात करते हैं सिक्किम क्या है। सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है। वैसे देखा जाए तो सेवन सिस्टर में तो ये नहीं आता, लेकिन फिर भी ये पूर्वोत्तर राज्य है। कह सकते हैं कि चिकन नेक डोर जिसके यहां से गुजरती है वहीं पे ये राज्य स्थित है। पहले 1975 तक ये पहले अपने आप में एक स्वायत्त राज्य था और उसके बाद जो है भारत के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। प्रेम सिंह इसके तमांग इसके क्या है, वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो संपूर्ण जैविक कृषि पे आधारित खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी सिक्किम ही बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ में लगती हैं। इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो 3 के साथ में लग सकती है, जिसमें भूटान है, तिब्बत है और नेपाल के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। और बात करते हैं कि पुरानी अभी बहाली के अंदर इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि पुरानी पेंशन योजना, वैसे देखा जाए तो कभी वर्तमान में काफी ज्वलंत मुद्दा है कि 2006 के बाद में केंद्र हुए राज्य सरकारों ने क्या कर दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की घोषणा कर रखी है, जबकि राज्यों के अंदर विरोध हो रखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू किया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर एक पहला ऐसा राज्य बना है कौन सा? हालांकि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, जिन्होंने ओपीएस के अंदर एनपीएस को तब्दील कर दिया था। यह कह सकते हैं अभी एनपीएस को छोड़ करके ओपीएस की तरफ चले गए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है जिसने एनपीएस को छोड़ करके और ओपीएस को लागू करने का फैसला किया? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। और इसके जो मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का 8वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की घोषणा करी है? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? तमिलनाडु। वन स्टॉप सेंटर बनाने की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। राज्य के अंदर 39 ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां पे विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों तक नजदीक व्यापक कल्याण सेवाएं और उनके पुनर्वास की सहायता प्रदान करी जाएगी। किसके सहयोग से करी जा रही है? तो विश्व बैंक के सहयोग से करी जा रही है, जिसके अंदर लगभग 162 मिलियन डॉलर की इसके अंदर क्या आएगी? लागत आने वाली है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। चिप इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी टाटा पावर ने करी। और भारत का पहला तिलापिया परियो वायरस तमिलनाडु में हाल ही के दिनों के अंदर रिपोर्ट किया गया था। अब बात करते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? वो भी चेन्नई के अंदर ही किया जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो अगर कहीं पे चलाई जाने वाली है वो भी कहां चलाई जाएगी? चेन्नई में चलाई जाएगी। चेन्नई जिसका दूसरा नाम मद्रास। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि अभी वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों तक नजदीक व्यापक कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। प्रश्न संख्या 9। आईएनएस जटायु किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होने वाला है इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर अगाती और मिनिकोय 2 ऐसे द्वीप है जहां पे नेवल बेस बनाने की बात चल रही है और 4 से लेकर के और 5 मार्च तक रक्षा मंत्री यहां पे इस प्रकार की बड़ी एक परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। हम सब लोगों को पहले से ही पता है कि जिस प्रकार मालदीव के साथ में रिश्ते भारत के पहले अच्छे बने हुए थे, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होती है वहां पे राष्ट्रपति मोइजू आ जाते हैं, उसके बाद में तनातनी रिश्तों के अंदर देखने को मिल रही है, तलखी देखने को मिल रही है। और इसी के एवज के अंदर जहां पे हमारे 75 सैनिक जो मालदीव के अंदर रहा करते थे और समुद्री सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से वहां पे उनको रखा गया था, डेप्यूट किया गया था, तो अभी मालदीव सरकार ने उनको वहां से देश छोड़ने की हिदायत दे डाली है और इसी की वजह से तनाव की जो सीमा है वो उससे लेवल बाहर तक वो चली गई। वैसे दूसरा भी देखा जाए कि लक्षद्वीप में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने जो फोटो जो है वो कैप्चर करके उसके बाद में उसको जो सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद में चीजें और ज्यादा क्या होती चली गई? गंभीर होती चली गई, जिसके अंदर 2 ऐसे 3 मंत्री थे जिनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। मालदीव सरकार के वो मंत्री थे। बहरहाल आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से इसका जो आंसर होने वाला है वो लक्षद्वीप होने वाला है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगुती और मिनिको द्वीपों पर अपने लेवल बेस को खड़ा करने का काम वो कर रहे हैं। हाल ही के दिनों के अंदर हमने देखा था आईएनएस संध्याक को भी नेवी के अंदर क्या कर दिया गया? कमीशन कर दिया गया। वैसे देखा जाए कि B-15 एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर भी 4 ऐसे राज्यों के ऐसे शहर है
जिनके नाम से भी अभी युद्धपोत जो है वो उनको अवतरित किया, जिसके अंदर एनएस कोलकाता भी है, विशाखापत्तनम है, इम्फाल है और सूरत है। इस प्रकार के युद्धपोतों को भी अभी वर्तमान में उनका भी जलावतरण कर दिया गया, उनको कमीशन कर दिया गया है। और वैसे देखा जाए कि अरब सागर हिंद महासागर के अंदर जिस प्रकार की चीन की चुनौतियां भारत के समक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, उसी के उद्देश्य से लक्षद्वीप के अगुती और मिनिको जो छोटे छोटे द्वीप है, वहां पे इस प्रकार के नेवल बेस बनाने की बात भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। और इसी का परिणाम है कि 4 और 5 मार्च को इस प्रकार का एक परिणाम हम सब लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे नेवल बेस की स्थापना करने के लिए भारत सरकार इस प्रकार का एक बड़ा कदम उठा रही है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा की शुरुआत करने वाला है? अब हेलीकॉप्टर की आपातकालीन शुरुआत तो करने वाले उस राज्य की भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं आगरा से लेकर के मथुरा, आगरा से लेकर के और मथुरा तक इस प्रकार की शुरुआत भी हेलीकॉप्टर की करी गई थी। ये कहां पे करी गई है? ये उत्तर प्रदेश में ये इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद जो है आपातकालीन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड हाल ही के अंदर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से भी चर्चाओं में बना हुआ था। भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने पहली बार सामान्य नागरिक संहिता का बिल लेकर के कौन आने वाला राज्य कौन सा बना है? वो बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी, और अभी हाल ही के अंदर वर्तमान में इसलिए चर्चाओं में बना हुआ था कि धामी सरकार के द्वारा इस प्रकार के एक और चीज है कि उत्तराखंड राज्य ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत करी। धामी जो इनका सरनेम है, उनके नाम से नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य भी कौन बना है? वो भी उत्तराखंड ही बना है। वैसे देखा जाए कि बाहरी लोगों के द्वारा जो जमीन खरीदने की जो शिकायतें बार बार आ रही थी, उसको उत्तराखंड सरकार ने उसको संज्ञान लेते हुए बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के लिए इस प्रकार का एक विधेयक लेके आई, जिसके बाद में भारत का यह कह सकते हैं अन्य राज्यों के लोग वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए भी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। वैसे देखा जाए कि पिथौरागढ़ एक शहर, ये कह सकते हैं एक जिला, एक स्थान जहां पे नेपाल के साथ में होने वाली 17वीं 17 नंबर की जो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो हाल ही के दौरान कंडक्ट की गई थी, उस स्थान का नाम भी कौन सा है? पिथौरागढ़, जो कहां पे स्थित है? ये भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। अब बात करते हैं, इससे पहले हेलीकॉप्टर की शुरुआत के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि इसकी शुरुआत है जो आगरा और मथुरा के बीच में है, इसकी हो चुकी है। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है, और प्रश्न संख्या 11। हाल ही में कौन सा राज्य में लौह अयस्क के लिए विशाल भंडार पाए गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। राजस्थान खनिज की दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य, जहां यह कह सकते हैं खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है? ये राजस्थान को कहा जाता है, जहां पे 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और लगभग 56 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो वर्तमान में चर्चाओं में बनी है, उस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान है। कौन सी है रिफाइनरी? तो यह है पचपदरा। पचपदरा कहां पे है? ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। हाल ही के अंदर जब देखा गया कि अभी बाड़मेर के टुकड़े होकर बालोतरा एक नया जिला बन गया, तो पचपदरा किसके अंदर आ गया? बालोतरा के अंदर आ गया। तो वहां पे भी कच्चे तेल के और गैस की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही के दौरान के अंदर वहां पे एक दुर्लभ धातु और खोजा गया है, जो टैंटलम की बातें है, और इसको कहा जाता है कौन सा? लिथियम। लिथियम, जिसको सफेद सोने के नाम से भी इसको जाना जाता है। चिप इंडस्ट्री और ईवी व्हीकल्स के अंदर काम में आने वाला सबसे दुर्लभ खनिज कौन सा? लिथियम। इसकी अगर कह सकते हैं खोज की कहां पे की गई है? इसकी खोज की गई है नागौर के अंदर, इसलिए भी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ। लेकिन बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि लौह अयस्क के रूप में पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जहां पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहां पे बहुतायत मात्रा के अंदर लौह अयस्क के विशाल भंडार अभी वर्तमान में खोजे गए। वैसे देखा जाए तो अभी बांसवाड़ा के अंदर भी इस प्रकार के भंडार खोजे गए जहां सोने से संबंधित है। सोने की खोज भी कहां पे की गई है? वो भी बांसवाड़ा के अंदर ही की गई है। तो राजस्थान राज्य अपने आप में अनूठा। अब जान लेते हैं कि राजस्थान के बारे में कुछ अन्य चीजें। अभी हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। वैसे देखा जाए तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या वो 200 है और लोकसभा की सीटों की संख्या है 25। राज्यसभा की सीटें हैं वहां पे 10 और विधानसभा की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है कौन सी? 200। तो आपने देखा कि अभी वर्तमान में भजनलाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र वहां के
राज्यपाल हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, राजस्थान है। वैसे देखा जाए कि हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले की बात है, लखपति दीदी योजना, जिसका शुभारंभ के लिए यह कह सकते हैं बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी वहां पे विजिट किया गया था। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। और अब बात करते हैं कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी जो चेंज हुई है, जिसके अंदर मुख्य सचिव है सुधांशु पंत को बनाया गया है, जबकि डीजीपी बनी है, उनका नाम है कौन सा, उत्कल रंजन। उत्कल रंजन को क्या बनाया गया, डीजीपी बनाया गया है। हाल ही के अंदर राजस्थान और साथ में एमपी इसलिए भी चर्चाओं में बने हुए थे कि ईआरसीपी क्या है, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, जो राजस्थान के 13 जिलों के अंदर ये शामिल होगा और 13 जिलों की जनसंख्या इसके अंदर लाभान्वित होने वाली है। समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो एमपी के भी 13 जिले इसके अंदर शामिल है और इनकी कौन सी योजना, पीकेसी योजना, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये 3 प्रकार की जो नदियां हैं ये भी आपस के अंदर क्या करेंगी, जोड़ दिया जाएगा उनको। पानी की आपूर्ति, सिंचाई की आपूर्ति, इस प्रकार की जितनी भी प्रकार के सिंचाइयों से संबंधित योजना है, इसकी पूर्ति करने वाला एक बहुप्रतीक्षित एक जो योजना, जिसका नाम कौन सा, ईआरसीपी है, यह भी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। लोक कलाओं को समर्पित आईआईटी, यह कह सकते हैं कि आईआईटी इसमें शामिल है। और 11 दिवसीय एक लोकरंग महोत्सव जो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा, यह भी अपने आप में अनूठा है। अब बात करते हैं भारत का पहला वेटलैंड शहर कहां पे बनेगा, उदयपुर में बनेगा। भारत का वेटलैंड शहर पहला होगा। भोपाल और उदयपुर दोनों के बीच में इस प्रकार का कंपटीशन देखा गया और अंत में जो बाजी मार ले गया वो कौन सा, उदयपुर। वैसे देखा जाए कि झीलों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर, और जहां के होटल्स विश्व भर के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।